इस वीडियो में हम देखेंगे कि सेट 5 के डीएलएड विषय के कुछ प्रश्न जो हैं उसमें 105 प्रश्नों को हमने देखा था और उसके आगे के प्रश्न इस वीडियो में हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाती है। सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाती है, इसमें से कौन सी जो विधि हैं। तो इसका सही जवाब है कि ये जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है कि प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना की जाती है। तो ये सीखने का आकलन नहीं है, क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे तो फिर उसमें बच्चे सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना करना ये सीखने की विधि नहीं है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। जो बताना है कि किस बात पे महत्व देता है या उनके लिए क्या करता है। तो इसका सही जवाब है कि जो सामाजिक आर्थिक रूप से और जो वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले जो बच्चे हैं उनको कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है, जो उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है और उनका उपयोग करता है। ये पहला ऑप्शन इसके लिए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि समावेशन का क्या अर्थ है। समावेशी शिक्षा के संदर्भ में बहुत से प्रश्नों को हम लोगों ने देखा है। समावेशन का अर्थ क्या है, तो ये देखिए, इसमें समावेशी शिक्षा के विषय में हम जानते हैं कि सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है बिना किसी भेदभाव के। समावेशन का अर्थ होता है कि सभी विद्यार्थियों को उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष हो करके अपनाना, यानी कि विद्यार्थी चाहे किसी भी पृष्ठभूमि से आता है, किसी भी जाति धर्म से आता है। समावेशी शिक्षा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों से अलग अलग शिक्षा देने के प्रस्ताव का विरोध करती है। अर्थात समावेशी शिक्षा में इस बात पर बल दिया जाता है कि सामान्य जो बच्चे हैं वो विकलांग बच्चों को, एक सामान्य बच्चे हैं या फिर विकलांग बच्चे हैं या सामाजिक आर्थिक रूप से जो पिछड़े बच्चे हैं या वंचित बच्चे हैं, तो उन सभी को एक ही वातावरण में शिक्षा देना, ये समावेशन का सही अर्थ होता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसमें ऑप्शन ए सही है कि सभी विद्यार्थियों को उनके सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर के अपनाना। और नेक्स्ट प्रश्न है कि विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक सम्मिलित करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से जो विद्यार्थी हैं तो उनको सफलतापूर्वक सम्मिलित करने के लिए एक शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए या किस काम से बचना चाहिए। और इसका सही जवाब है कि इसके लिए एक शिक्षक को प्रभुत्वशाली समूहों के अनुभवों को प्राथमिकता देने से बचना चाहिए। उसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि विभिन्न जब संस्कृति या विभिन्न पृष्ठभूमि से जब बच्चे आ रहे हैं तो उसमें शिक्षक को चाहिए कि वो बिना किसी प्रभुता या प्रभुत्वशाली समूहों के अनुभवों को प्राथमिकता देने से बचे, यानी कि सबको एक समान रूप से वो माने और सबको निरपेक्ष होकर के वो शिक्षा दें। ऑप्शन बी सही है इसके लिए। और इसके बाद के प्रश्न है कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थी से किस प्रकार का उत्तर देने के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए करना चाहिए। एक शिक्षक को विद्यार्थियों के किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए क्या करना चाहिए उसको। तो जब हम किसी प्रश्न को रख रहे हैं विद्यार्थियों के सामने और उनसे हम इस बात की उम्मीद करती हैं कि विद्यार्थी जो हैं कि अपने उत्तर का अनुमान लगाए, तो उसके लिए हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि उन्हें अनदेखा भी नहीं करना चाहिए, दंडित भी नहीं करना चाहिए और उनको अवरुद्ध भी नहीं करना चाहिए। तो ये काफ़ी आसान सा प्रश्न था कि उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट है कि ये प्रश्न तो कई बार मिल चुका है आपको कि परिवार जो है कि समाजीकरण का प्राथमिक और विद्यालय जो है वो समाजीकरण का द्वितीय कारक हैं। ये कई बार रिपीट हो चला है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक संरचनावादी कक्षा में निम्न में से किस पर महत्व दिया जाना चाहिए। जो संरचनावादी कक्षा है तो संरचनावादी कक्षा में मूल्यांकन पर महत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह शिक्षार्थियों को सीखने की प्रगति का निरीक्षण और विश्लेषण करने में मदद करता है। तो इस तरीके से संरचनावादी कक्षा में हमको क्या करना चाहिए कि संरचनात्मक मूल्यांकन पर ध्यान देना चाहिए या उसको महत्व देना चाहिए। और नेक्स्ट है कि शिक्षिका की अपने विद्यार्थियों से अपेक्षाएं या अपेक्षाओं को उनके किस तरीके से असर डालती हैं। तो सही जवाब है कि शिक्षिका की अपने विद्यार्थियों से जो अपेक्षाएं होती हैं वो उनके अधिगम पर, यानी कि उनके सीखने की क्षमता पर या सीखने के क्रियाकलापों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। ऑप्शन ए सही है इसके लिए। और इसके बाद के प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए। सबसे पहले आप जानिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो पैटर्न है वो 5, 3, 3 और 4 है। ये जो है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पैटर्न है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो 2020 का पैटर्न क्या है,
तो 5 + 3 + 3 + 4। इसके पहले जो हमारी 1986 की जो उसके पहले वाली जो शिक्षा नीति थी उसका पैटर्न था 10 + 2 + 3। तो ये पुराने वाले का था और ये नई शिक्षा नीति का ये पैटर्न था। और इसमें कह रहा है कि आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए, और सही जवाब इसका है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो आकलन के लिए जो सिद्धांत बनाए गए हैं उनमें से सभी विद्यार्थियों के लिए उनके सीखने और विकास का अनुकूलन करना, ये उसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए या उसका सिद्धांत होना चाहिए। ऑप्शन सी में है। और इसके बाद के प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक प्रणाली का अत्यधिक जो है कि वो दृष्टिबाधिता से जूझते हुए विद्यार्थियों के समावेशन हेतु प्रभावशाली नहीं है। मतलब ये कह रहा है कि इसमें से कौन सी जो सिस्टम है या जो शैक्षणिक प्रणाली है वो अगर अधिक जो है कि दृष्टिबाधिता से, जिन बच्चों को देखने में वो जो विद्यार्थी देख नहीं सकते हैं या जो दृष्टि दोष से जूझ रहे हैं, तो उन विद्यार्थियों के समावेशन के लिए प्रभावशाली नहीं है। इसमें से कौन सी जो शिक्षा नीति है, तो इसमें जानते हैं कि विद्यार्थी जब वो दृष्टिबाधित हैं तो वो देख नहीं सकता है। ऐसी स्थिति में दृश्यात्मक जो प्रस्तुतिकरण है उसके लिए कंप्यूटर का उपयोग जो है अगर हम करते हैं तो वो दृष्टिबाधिता से जूझते हुए विद्यार्थियों के लिए समावेशन के लिए प्रभावशाली नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन डी इसमें सही है, यानी कि दृश्यात्मक प्रस्तुति देने के लिए कंप्यूटर का उपयोग। तो इसमें जब हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं और उसको जो है कि हम विजुअल कुछ प्रेजेंटेशन करते हैं तो फिर वो दृष्टिबाधित जो हैं बच्चे वो नहीं देख पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे। हम जानते हैं कि दृष्टिबाधित छात्रों को समावेशन के लिए सबसे अधिक अगर प्रभावशाली विधि है तो प्रत्यक्ष रूप से अस्पष्ट रूप से बोलने या पढ़ना, यानी कि 3 आयामी नक्शे और चार्ट जो होते हैं, ऐसी किताबें और ऐसे बोर्ड जिनको छुआ या महसूस किया जा सकता है, उसका प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं कि विद्यार्थी जो हैं कि जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी हैं वो अपने स्पर्श के माध्यम से अपने मतलब वो छू करके किसी चीज़ को महसूस करते हैं, उसके लिए ब्रेल लिपि भी बनाई गई है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी अध्यापन का सिद्धांत नहीं है। समावेशी सिद्धांत अध्यापन का सिद्धांत कौन सा नहीं है। सबसे पहले तो समता ये समावेशी अध्यापन का सिद्धांत है, क्योंकि जब हम समावेशी शिक्षा दे रहे हैं तो सभी विद्यार्थियों के बीच में समानता होनी चाहिए, सबसे ज़रूरी है। दूसरा है कि विभिन्नताओं के अनुसार तंत्र अनुकूलन, ये भी होना चाहिए। व्यक्तिगत विविधताओं को अपनाना, अगर सभी बच्चे अलग अलग तरह से आते हैं एक कक्षा में, सभी विद्यार्थी एक समान नहीं होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमें विद्यार्थियों को विविधताओं को अपनाना होगा। जो उनमें विभिन्नताएं हैं उसके अनुसार हमको एक एडजस्टमेंट करना होगा, तंत्र विकसित करना होगा जिसमें सभी बच्चे एक समान हो जाएं। तो ये 3 ऑप्शन जो है वो समावेशी अध्यापन का सिद्धांत हैं। बाकी जो एक ऑप्शन दिख रहा है जो उसमें बी जो ऑप्शन है, पृथकीकरण और नामीकरण, ये जो है कि उसका सिद्धांत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन जो है कि ऑप्शन इसमें बी सही जवाब है इसका। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों को सीखने से में उनके पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं करता है। और सही जवाब है इसका कि बच्चों को सीखने में, यानी कि जो रटना जो है, जिसको हम रटने के लिए कहते हैं विद्यार्थियों को, तो वो एक ऐसा क्रियाकलाप है जो उसमें उनके पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं करता है। क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि विद्यार्थी को हम रटने के लिए जब कहते हैं किसी चीज़ को, किसको रट जाओ, तो उसमें वो अपने पूर्व ज्ञान या अपने किसी भी अनुभव का उसमें उपयोग नहीं करता है। हूबहू जो चीज़ें उसके सामने रहती हैं उसी को वो रट लेता है। तो ये जो है कि उसमें इस विद्या में, यानी कि रटने की क्रिया में, वो अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं करता है। बाकी जो ऑप्शन है तो उसमें जो है कि वो अपने पूर्व ज्ञान का वो उपयोग कर सकता है। और इसके बाद के प्रश्न है कि प्रगतिशील शिक्षा में पाठ्यचर्या के उद्देश्य किसको महत्व देते हैं, ये बताना है ऑप्शन के अनुसार। और इसमें सही जवाब है कि वो आलोचनात्मक चिंतन को महत्व देते हैं। प्रगतिशील जो शिक्षा होती हैं उसमें पाठ्यचर्या का उद्देश्य में जो है आलोचनात्मक चिंतन को महत्व दिया जाता है। क्योंकि जो प्रगतिशील शिक्षा कक्ष है आधुनिक शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु होता है और इसके तहत शिक्षण विधि की व्यवहारिकता पर जोर दिया जाता है। और ये ऐसी शिक्षण विधि है जिसमें बालक को स्वयं करके सीखने पर बल दिया जाता है कि आप अपने से कुछ करो और कुछ सीखो। तो इस तरीके से इसमें आत्मचिंतन या आलोचनात्मक चिंतन जो है उसको विकसित करता है
और इस शिक्षा पद्धति की अवधारणा किसने दिया था? तो जॉन डीवी ने दिया था। आलोचनात्मक ये सिद्धांत जो दिया था जॉन डीवी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि इसके पहले जो प्रश्न था यानी कि उसका सही जवाब है आलोचनात्मक चिंतन, ऑप्शन सी। और इसके बाद के प्रश्न है कि एक कक्षा में विद्यार्थी छोटे छोटे समूहों में एक नियत कार्य पर लगे हुए हैं और प्रत्येक समूह का एक सहायक है। किस उपागम का कक्षा में उपयोग हो रहा है? विद्यार्थी को छोटे छोटे समूहों में हमने बांट दिया है और वो अपने नियत कार्य पर लगे हुए हैं और प्रत्येक समूह का एक सहायक भी है, यानी कि एक सहायक है जो सभी जो समूहों को सहायता करता है। तो ये किस ये शिक्षा का किस जो है कौन सी वहाँ पे पद्धति यानी कि उपागम का जो है कि कक्षा में उपयोग हो रहा है? और इसका सही जवाब है कि इसमें संरचनावादी उपागम का जो है कि उसमें कक्षा में प्रयोग हो रहा है, क्योंकि संरचनावादी जो उपागम है यह बताता है कि विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान जो है उसकी संरचना के लिए या पूर्व ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो इस तरीके से ऑप्शन इसमें बी ऑप्शन सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि विकास के चरणों में के संदर्भ में 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहा जाता है? 2 से 6 वर्ष की जो अवस्था होती हैं, अब जानते हैं कि विकास के चरणों के संदर्भ में 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था जो होती है उसको प्रारंभिक बाल अवस्था कहते हैं। बाल अवस्था को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है कि 2 से 6 वर्ष जिसको कहा जाता है प्रारंभिक यानी कि प्रारंभिक बाल अवस्था, और दूसरा है 6 से 12 साल जिसको कहते हैं उत्तर बाल अवस्था, यानी कि उत्तर बाल अवस्था कहते हैं। प्रारंभिक बाल अवस्था 2 से 6 वर्ष की मानी जाती है और विकास के प्रारंभिक बाल अवस्था से बच्चे कल्पनाशील वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और इसमें बच्चों का व्यवहार जो है कि वो जिद्दी होता है, विरोधात्मक होता है, कभी कभी वो आज्ञा को नहीं भी मानते हैं अपने शिक्षक या अपने परिवार के। इस तरीके से इसके बाद के प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना कक्षा में व्यवहारिक रूप से निष्पादित गतिविधियों का एक लिखित रूप है? कौन सी जो योजना है कक्षा में व्यवहारिक रूप से निष्पादित गतिविधियों का एक लिखित रूप है? और इसका सही जवाब है कि जो दैनिक पाठ योजना है वो व्यवहारिक रूप से निष्पादित जो गतिविधियां हैं उसका एक लिखित रूप होता है जब हम पाठ योजना बनाते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो ये कुछ प्रश्न है और यहाँ पे समय की भी कुछ सबसे मेन फैक्टर यही हो रहा है कि समय का बड़ा ही किल्लत है, समय नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से कंटिन्यू वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि इधर स्कूल भी है, आप जानते हैं कि स्कूल में भी काफ़ी इस समय व्यवस्थाएं जो है कि अब तो ऑनलाइन हाजिरी की भी व्यवस्था हो गई है, तो कहीं ना कहीं और मौसम का भी कुछ प्रभाव है। तो इसके बाद के प्रश्न हम कोशिश करेंगे 1-2 और तो कल तक उसको अपलोड कर दें, ताकि अब एग्ज़ाम का डेट भी है हम लोगों के सामने। TRA 3 और TRE 4 की जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए भी प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जाएगा बहुत जल्द। आप चैनल पे जुड़े रहिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा वीडियो को।